हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर। वो चैप्टर का नाम क्या है? मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। अब हम इसमें देखेंगे बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन को, कि क्या होता है हमारा मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन क्या होता है और ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि क्या क्या टॉपिक जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, तीसरा है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, चौथा है प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज, डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन, एंड छठा है फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेजरमेंट्स टू ओवरकम, एंड सातवां है रोल ऑफ नर्सेज इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। क्या होता है मेंटल हेल्थ? तो मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है ये एक बैलेंस है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड देयर सराउंडिंग वर्ल्ड। और क्या कह रहा है? इज ए स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, ए एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ सेल्फ, अदर्स, पीपुल्स एंड द इन्वायरमेंट। ये बेसिकली पूरा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी इंसान का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, कैसे उसका इन्वायरमेंट उसके बिहेवियर को, उसके मेंटल हेल्थ को, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन और उसके जो सोशल रिलेशंस उसको अफेक्ट करता है। बेसिकली जो होता है अफेक्ट करता है और कैसे वो एक दूसरे से जो होता है बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ जो होता है ये उसको बताता है कि कैसे जो होता है एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने इन सारे फंक्शंस को बैलेंस रखता है। हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ का क्या डेफिनेशन है? तो अकॉर्डिंग टू कर्ल मैनेजर 1947 इन्होंने क्या बताया? एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। इन्होंने क्या बताया है कि मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ जो है एक एडजस्टमेंट है जो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने सराउंडिंग के साथ जो होता है वो बनाता है। एडजस्टमेंट उनकी एबिलिटी इतनी होती है कि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग उसको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको जो होते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक मैक्सिमम इफेक्ट के साथ और एक हैप्पीनेस के साथ। नेक्स्ट है हमारा मेंटल हाइजीन। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, तो उसमें हमारा जो होता है नेक्स्ट हमारा है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन refers to practices, habits, strategies aimed at maintaining and improving mental health and emotional well-being। मेंटल हाइजीन के बारे में क्या कह रहे हैं कि मेंटल हाइजीन जो होता है क्या है? वो प्रैक्टिसेस हैं, वो हैबिट्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि क्या करती हैं, जो इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उनको मेंटेन करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी हेल्थ प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं? जैसे कि मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, ये सारे जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं इनकी वजह से जो हमारे डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो होता है ये मैनेज करते हैं। तो मेंटल हाइजीन जो होता है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और क्या कह रहे हैं इसमें? इट इन्वॉल्व्स proactively caring for one's mind and reducing stress, anxiety and negative emotion। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में। मेंटल हाइजीन इज ए इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं कि मेंटल हाइजीन जो है
इज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जितना हमारा फिजिकल हेल्थ, जितना हमारा बॉडी का स्वस्थ होना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारा मेंटल लेवल होना ज़रूरी है, उतना ही हमारा माइंड जो होता है वो बेहतर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा शरीर हमारा दिमाग सही होता है तो हमारा शरीर भी उसके अकॉर्डिंग जो होता है एक प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव काम करता है। तो मेंटल हाइजीन जो होता है ये प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव काम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सिंह एंड तिवारी इन 1971 क्या कह रहे हैं ये? मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू prevention and early treatment and to promote mental health। ये क्या कह रहे हैं कि मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर्स, वो मेजर्स हैं जो कि क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं इंसिडेंस ऑफ किसका? मेंटल इलनेस के इंसिडेंस को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो होता है ये मेंटल इलनेस को रोकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन का मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक 3 नेट सिस्टम जो होता है, एक मान लीजिए एक प्रोटेक्शन हो गया कि उसमें 3 नेट सिस्टम प्रोटेक्शन है, पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे और तीसरे लेवल पे। तो पहले लेवल पे जो क्या आता है? पहले लेवल पे हमारा आता है क्या? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है कि मेंटल इलनेस को हम कैसे रोकते हैं। अब इसमें आ गया हमारा पहला टॉपिक ये है आइडेंटिफाइंग द कॉज लीडिंग टू द mal adjustment whether personal or social and taking suitable precautions to eliminate the same। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेंटल इलनेस कॉज करवा सकते हैं। दूसरा है सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। सजेस्ट करना ऐसे मेजर्स को, ऐसे मीन्स को जिससे जो होता है वो अपना एडजस्टमेंट, जो सोसाइटी है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसके साथ अपना एक बैलेंस बना पाए। तीसरा है सजेस्टिंग मेथड फॉर रिजॉल्विंग इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर गेटिंग रिड ऑफ एंजाइटीज, टेंशन एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ये क्या करने को हो रहा है? ऐसे मेथड्स, ऐसे टेक्निक्स, ऐसे टूल्स का जो होते हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जिससे उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कम किया जा सके। जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस इकट्ठा होता है, उसको जो होता है रिमूव किया जा सके। और क्या, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आजकल के लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, उसको कैसे वो अपने इमोशन से अडॉप्ट करें, कैसे उसको समझें और कैसे अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में उसको जो होता है एक बैलेंस तरीके से कन्वर्ट करें। ये जो होता है मेंटल हाइजीन का ये जो प्रिवेंशन मेथड है ये उसमें मदद करता है। हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो होता है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम है, वो हमारा क्या है? प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ये क्या कह रहे हैं कि डेवलप द इनर पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रिजर्वेशन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब उसमें पहले बता रहा है कि पोटेंशियल को, जो इंडिविजुअल का ओन पोटेंशियल है, उसको क्या करना है? डेवलप करना है। कैसे उसे डेवलप कैसे करेंगे? हम उसे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जब हमारे पास जो होता है एक अच्छा मेंटल हेल्थ होगा तो हम कोई भी काम जो होता है इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली कर पाएंगे। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल को उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को जो होता है वो लोगों के सामने लाए, एक प्रोडक्टिव काम करे, तो ये जो होता है एक तरीके से मेंटल इलनेस के अकरेंस को कम करता है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है तो ये उसके पर्सनैलिटी को, उसके सेल्फ स्टीम को जो होता है वो बूस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा अटेन इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जब हम उसके क्या बोलते हैं, जब हम उसके मेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट को उसके जीवन में अप्लाई करेंगे, किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल में, तो क्या करेगा? वो उसके इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाएगा। वो अपने इमोशंस के साथ साथ वो अपने आसपास के इमोशंस को समझेगा और उनके अकॉर्डिंग उसे बैलेंस करेगा। अचीव पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एडिक्वेसी।
मेंटल हाइजीन ऑल्सो जो होता है हेल्प करता है पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी को अचीव करने में, प्रमोट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ग्रुप इंटरैक्शन। जब हम लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और लोगों के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो क्या करता है, ये जो होता है उसके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होता है ये जो होता है उसे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारा नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेजर्स। हमारा तीसरा जो मेथड है वो क्यूरेटिव मेथड। इसमें क्या बताया गया है, एडिक्वेटली इक्विप विथ नॉलेज रिगार्डिंग टाइप ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। क्यूरेटिव मेथड में क्यूरेशन का मतलब क्या है कि जो भी उनको मेंटल इलनेस, जो भी एबनॉर्मलिटी उनको अकर हो रही है, सबसे पहले ज़रूरी बात है कि उनके बारे में उन्हें नॉलेज हो। ठीक है, उन्हें नॉलेज हो, तो अगर उन्हें नॉलेज होगा तो वो टाइम पे क्या करेंगे, जो होता है उन्हें जितनी नीड है, जितनी ट्रीटमेंट की नीड है, जितनी असिस्टेंट की नीड है, जितनी काउंसलिंग की नीड है, वो उसके लिए जो होता है काम करेंगे। सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट एंड करिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। ठीक है, वेरियस थेरेपीज जो होते हैं मेंटल इलनेस को रोकने के लिए वेरियस थेरेपीज चलाई जाती हैं। साइकोथेरेपीज होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होगी, वेरियस थेरेपीज होती हैं जो कि चलाई जाती हैं। और जो होता है नेक्स्ट है हमारा सजेस्ट मेथड फॉर रिहैबिलिटेशन रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन। ये क्या करेगा, क्यूरेटिव जो मेजर्स हैं ये हेल्प करेगा कि पर्सन जल्दी से जल्दी जो होता है अपने मेंटल इलनेस को समझ सके, उससे जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके, और जब वो ट्रीट करेगा तो जो भी पर्सन की मेंटल इलनेस वो क्योर होगी और वो फाइनली जो होता है वो रिहैबिलिटेट करके एक नॉर्मल पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में नॉर्मली जो होता है वो सर्वाइव करेगा और अपना एक मैक्सिमम जो होता है वो वर्क करेगा। हमारा नेक्स्ट है और कैसे हम जो होते हैं मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, मेंटल अपने मेंटेन स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का एक बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होता है, द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होल्ड्स द की फॉर इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट विथ वन ओन सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। एक बैलेंस डेवलपमेंट पर्सनालिटी जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल का कि वो खुद को और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करे। और होता है हमारा सेकेंड है लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी रिजल्ट इन मल एडजस्टमेंट एंड अनहैप्पीनेस। अगर वो अपनी पर्सनालिटी लाइक जो भी अपनी पर्सनालिटी किसी की पर्सनालिटी जो होती है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इस तरीके से होती है, अगर वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपनी सोसाइटी, अपने साथ के पीयर ग्रुप के साथ, अपने लोगों के साथ अगर एडजस्ट में नहीं कर पा रहा है तो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड द एबनॉर्मलिटी। क्या कॉज करेगा उनमें, अगर एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा तो उसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, अनहैप्पीनेस होगा। तो इसकी वजह से जो होते हैं वो और भी ज़्यादा सीरियस मेंटल इलनेस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ, अगर आप हैप्पी रहेंगे और एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के साथ जिएंगे तो फिर जो होता है वो अल्टीमेटली जो होता है वो आपके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। इसमें क्या बता रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड फुलर एंड हैप्पियर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेंटल हेल्थ एंजॉयड बाय हिम। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड फुलर एंड हैप्पियर लाइफ। उसकी एबिलिटी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपना एक फुल स्ट्रेंथ, अपना एक फुल पोटेंशियल जो होता है वो सोसाइटी में, अपने वर्क एरिया में वो रिप्रेजेंट कर सकता है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मेंटल हेल्थ की। तो अगर वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, अपने मैक्सिमम एनर्जी का यूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, वो उसके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेगा क्योंकि वो उसका मेंटल स्टेट बैलेंस है। 10 An individual must always strive to get along with himself and his environment well and avoid unnecessary anxieties, conflicts, फ्रस्ट्रेशन। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन से बचा रहेगा।
नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में क्या कहने की कोशिश करें, सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ include an objective view of self including knowledge and acceptance of strength and limitations। एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ मतलब ये कह रहा है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो वीकनेस है, उनको जो है जानना, उसे एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ को जानना कि हम किस फील्ड में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को जानना कि क्या हमारी वीकनेस है, पर अपनी वीकनेस को जानने के बाद उसे पॉजिटिवली लेना, उसे पॉजिटिवली लेके उसे सुधारना, उसके लिए मैक्स जो होता है अल्टरनेट रास्ते ढूंढना, कैसे उसे कम किया जाए। ये जो एबिलिटी है इसको बोलेंगे पॉजिटिव जो होता है एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ रखते हैं तो क्या है, अल्टीमेटली साफ बात है कि आपके पास जो होता है ये गुड मेंटल हेल्थ है। नेक्स्ट है हमारा द इंडिविजुअल फील्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। अगर उसके पास अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने लिए एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम रखता है, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास एक कॉन्फिडेंस होगा और वो जो होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपरली बैलेंस कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ग्रोथ, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एबिलिटी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे मेंटल हेल्थ में काम करता है। ये जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पोटेंशियल को समझना, अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पोटेंशियल को समझना। इंडिकेटर कोरिलेट्स विथ वेदर द इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विथ ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एक ह्यूमन है वो वेरियस लेवल पे उसका डेवलपमेंट होता है। इन्फेंट से लेके वो जाता है टॉडलर में, प्री स्कूलर स्टेज में, अडोलसेंट में और फिर अडल्ट स्टेज में आता है। तो ये एक लेवल पे जो होता है उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो अगर वो उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने मैक्सिमम जो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, और अगर वो प्रॉपर है तो फिर वो क्या करेगा, आगे चल के जब भी वो अपने लाइफ में वर्क एरिया में जाएगा या फिर अपने स्कूल एरिया में जाना, सब में जो होता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा परफॉर्मेंस करने के साथ साथ उसके पास क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, गुड मेंटल हेल्थ होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, ये एबिलिटी जो होता है, ये लोगों को उनके मैक्सिमम पोटेंशियल को एनालाइज करने में हेल्प करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन इंक्लूड्स द एबिलिटी टू adaptively respond to the environment and the development of philosophy of life, both of which help the individual maintaining anxiety at the manageable level in the response to stressful situation। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इंटीग्रेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू अडॉप्टिवली रिस्पॉन्ड। अडॉप्टिवली रिस्पॉन्ड का क्या मीनिंग है, अडॉप्टिवली रिस्पॉन्ड का मीनिंग है कि आप अपने इन्वायरमेंट के साथ जो होता है, चाहे वो कितना ही मतलब एडवर्स हो, आपके जो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छा जो होता है मेंटल हेल्थ है, एक अडॉप्टिव बिहेवियर है, तो वो उन चैलेंजेस को जो भी चैलेंजेस उसके पास आएंगी वो उनमें बैलेंस करेगा और डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या बेसिक फिलॉसफीज़ हैं, जीने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से मोरल वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होती हैं, ये सब जो होता है ये डेवलप होगा उनमें, ठीक है। बोथ विच हेल्प इंडिविजुअल मेंटेनिंग एंजाइटी। और ये सब मिलके जो होते हैं वो क्या करेंगे, ये सब मिलके जो गए जो भी इंडिविजुअल के स्ट्रेस है, एंजाइटी, उनके फ्रस्ट्रेशन है, जो भी मेंटल एबनॉर्मलिटी है, उसको जो होता है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या कह रहा है, रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म
in an independent, self-directed manner. The individual makes a choice and accept responsibility for the outcomes. इसमें क्या क्या ऑटोनॉमी का मतलब ये है साफ साफ कि अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लेना, जो भी काम वो कर रहा है वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और जो होता है जो भी काम वो कर रहा है वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होके करेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए खुद पर बिलीव होना ज़रूरी है, और खुद पर बिलीव जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर है। हमारा नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या कहने की कोशिश कर रहा है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी इंक्लूड परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट विदाउट distortion as well as capacity for empathy, social sensitivity, respect and concern for the wants and needs of others. परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो भी एक्चुअल इन्वायरमेंट में आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट घटित हो रहा है, आपके वर्क एरिया में, आपके फैमिली ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, पीयर ग्रुप्स में, जो भी हो रहा है उन इन्वायरमेंट क्या रियलिटी है उसको समझना, उसको समझने के साथ साथ उसके रियल बेसिस को, उसके रियल मीनिंग को बिना किसी मिलावट के देखना जो होता है, एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी, और साथ साथ उनके साथ साथ बैलेंस करते हुए क्या करना है, एम्पैथी, सोशल सेंसिटिविटी को डेवलप करने की जो एबिलिटी होती है, और ये जो एबिलिटी होती है ये परसेप्शन ऑफ रियलिटी का मीनिंग बताती है, और ये बेसिकली जो होता है ये हेल्प करती है गुड मेंटल हेल्थ अचीव करने में। गुड मेंटल हेल्थ अचीव करने में ये हेल्प करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में। अब नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल मास्टरी। मास्टरी का क्या मीनिंग है? इन्वायरमेंटल मास्टरी क्या कहना चाहती है? इन्वायरमेंटल मास्टरी इंडिकेटर suggests that individual has achieved a satisfactory role within the group, society, environment. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इन्वायरमेंटल मास्टरी, आप इतनी एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है, इतना एक्सपीरियंस, इतने आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप जो होता है वो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं। तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या करेंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री अपना एक रोल बना लेंगे। सेटिस्फैक्ट्री क्योंकि आप समझ चुके हैं तो आप एक प्रोडक्टिव काम करेंगे, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल शो करेंगे, तो आप एक सेटिस्फैक्ट्री काम करेंगे। और सेटिस्फैक्ट्री काम करने के बाद जो होता है वो जो होता है स्ट्रेस में जो होता है वो रिलीफ मिलता है। ये बेसिकली जो होता है स्ट्रेस एंजाइटी को प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ही इज एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। अब अगर वो अपने इन्वायरमेंट को समझता है, अपने आसपास के लोगों को समझता है, उसके पास एक मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, तो क्या करेगा, वो खुद के इमोशंस को भी समझेगा और साथ साथ लोगों के इमोशन को समझ के और बैलेंस करके अपना एक जो होता है बिहेवियर वो रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? किसी भी इंसान को अगर आप देखेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि वो मेंटली हेल्दी है? तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो है हमारे पहला, ही हैज़ एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। वो क्या करेगा, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की एबिलिटी रखेगा। दूसरा हमारा पॉइंट्स है, ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थ वाइल एंड इम्पॉर्टेंट। उसके पास अपनी इम्पॉर्टेंस समझने की ताकत होगी, वो अपनी पोटेंशियल को समझेगा। और तीसरा हमारा, ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स एंड मेक्स हिज ओन डिसीजन। अपने प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करेगा और जो होता है एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होगी। चौथा है, ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी and feel secure in a group, shows understanding of other people, problem and motives.
अगर उसके पास एक अच्छा गुड मेंटल हेल्थ है तो उसके पास अपनी एक सिक्योरिटी, वो लोगों की कामयाबी और लोगों के जो होता है चीज़ों को देख के इनसिक्योर नहीं होगा, वो उनके कॉन्सेप्ट को, उनके बेसिक बिहेवियर को अच्छे से समझेगा और साथ साथ जो होता है उनके मोटिव को भी समझेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गुड मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है ही हैज़ ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, क्योंकि एक गुड मेंटल हेल्थ जो होता है ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने साथ साथ औरों के इमोशंस को भी समझे, तो वो जो होता है वो लव को एक्सेप्ट भी करेगा और उसे दूसरों को देगा भी। सातवां है ही लाइव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन द फैंटेसी। वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को वो समझेगा, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, किन्हें अचीव करना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में जिएगा, ना कि फैंटेसी में। आठवां है ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर एंड डेवलप्स ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इन हिज डेली लाइफ। तो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस होता है उसके जो होता है वो उसे डील करेगा, उसके लिए जो होता है तरीके ढूंढेगा, ना कि उससे अफेक्ट होकर जो होता है वो अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, अब नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। तो हमारा 9वां पॉइंट है ही हैज़ डेवलप्ड ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली लाइफ एक्टिविटी। तो उसके पास जो होता है अगर गुड मेंटल हेल्थ है तो उसके पास एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ होगी, वो बेसिक जो मीनिंग है लाइफ का, जो ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो उसको समझेगा, उसके पास ये नॉलेज होगी और जो कि क्या करेगी, उसे एक एबिलिटी प्रोवाइड करेगी कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को प्रोडक्टिवली जो होता है वो परफॉर्म करे। हमारा 10वां पॉइंट है ही हैज़ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट and generally live a well balanced life of work, rest and recreation। सिंपली कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है तो जो होता है वो वैरायटी ऑफ टास्क जो होता है, जैसे कि मल्टीटास्किंग लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वैरायटी ऑफ टास्क को जो होता है वो पूरा कर सकता है। उसका इंटरेस्ट जो होगा वो किसी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं होगा, वो कई सारे फील्ड में काम कर सकता है। तो ये सारे जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक मेंटली हेल्दी पीपल के। तो हमारा नेक्स्ट है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। अब जब मेंटली हेल्दी पर्सन्स के कैरेक्टरिस्टिक आप समझ चुके हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या वार्निंग साइन होंगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी पर्सन जो होता है वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तो इसमें सबसे पहला हमारा वो हो गया, स्टेट हो गया इमोशनल साइंस। इमोशनल स्टेट्स में क्या होगा, तो पहला बता रहा है परसिस्टेंट सैडनेस एंड लो मूड। जिस भी पर्सन का इमोशनल स्टेट अच्छा नहीं होगा उनमें जो है ये देखने को मिलेंगे। इनमें क्या क्या आएगा, परसिस्टेंट सैडनेस एंड मूड, लगातार जो होता है उनका मूड जो होगा वो अल्टर होगा और लगातार जो होता है वो आपको वो दुखी दिखाई देंगे। और क्या है दूसरा, इरिटेबिलिटी और एंगर, उनमें आपको कॉन्टिन्यूसली जो होता है या फिर अल्टरनेट टाइम पे मतलब बार बार आपको देखने को मिलेगा कि वो गुस्सा दिखाएंगे, एग्रेशन दिखाएंगे किसी भी काम को लेकर। एंजाइटी और वरी, एंजाइटी उनमें बहुत कॉमन देखने को मिलेगा और वो हमेशा आपको ऐसे दिखाई देंगे कि वो हर छोटे से छोटे टास्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चौथा है हमारा फीलिंग ओवरवेल्म। ठीक है, ये जो इमोशनल साइंस है, ये जो 4 पॉइंट्स है ये इमोशनल साइंस के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका इमोशनल स्टेट जो होता है अगर बैलेंस नहीं है तो ये इम्पेयरमेंट होगा। उसके बाद दूसरा है हमारा बिहेवियरल साइंस। आपको बिहेवियरल साइंस क्या देखने को मिलेंगे, एक मेंटली इल पीपल में जो होता है बिहेवियरल में क्या आपको देखने को मिलेगा, विड्रॉल। वो किसी भी काम को जो होता है वो इंटरेस्ट के साथ नहीं करेगा, एक्टिवली करेगा ही नहीं। और जो होता है चेंज इन हैबिट्स, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनकी, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे जो होता है नहाना और ग्रूमिंग अच्छे से करना, तो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी जो होती है वो भी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है मेंटल इलनेस में। 7 नंबर पॉइंट्स है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन और निगलेक्ट। कॉन्टिन्यूसली जो होता है अगर वो मेंटली इल है तो कॉन्टिन्यूसली अपने जो भी टास्क हैं उनको क्या करेगा, उनको अवॉइड करेगा।
उनको अवॉइड करेगा, वो उसे ठीक से टाइम पे नहीं करेगा। 8वां है सब्सटेंस मिसयूज़। तो अगर वो मेंटली इल है तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेस एंजाइटी इकट्ठा होगी उसको उससे डील करने के लिए वो ना कि उसको समझने की बजाय उसके लिए ट्रीटमेंट लेने की बजाय वो क्या करेगा, उससे जो होता है कवर करने के लिए वो क्या करेगा, सब्सटेंस मिसयूज़ करने लगा, जैसे अल्कोहल का इंटेक करने लगना, वेरियस ड्रग्स का इंटेक करने लगना। ये जो होते हैं वो सब्सटेंस मिसयूज़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये बिहेवियरल जो होते हैं साइंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव साइंस क्या होते हैं। कॉग्निटिव जो होता है ये रिलेटेड होता है बेसिकली आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के। इसमें क्या आते हैं, थिंकिंग होता है, मेमोरी, परसेप्शन होता है, रीजनिंग होता है। तो अगर इसमें अल्टरेशन होता है तो वो कॉग्निटिव साइन जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या कॉग्निटिव साइन आएगा, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, किसी भी पॉइंट ना स्टडी कर पाएगा, ना जो होता है किसी अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएगा, जो होता है मेमोरी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ उसे जो होती है याद ही नहीं रहेगी। अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को, अपने टास्क को, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो उनको क्या करेगा, धीरे धीरे भूलने लगेगा। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, अपने अंदर जो होता है वो हर चीज़ को लेके एक नेगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप करना शुरू कर देगा। अब जो होता है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फिजिकल साइन। अब इतना जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो होता है बॉडी होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है। अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बॉडी पर उसका प्रभाव दिखता है। तो फिजिकल साइन में क्या क्या आपको दिखेगा, फटीग, उसको कॉन्टिन्यूसली फटीग महसूस होगा। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, ऐसे फिजिकल सिम्टम आएंगे जिसका वो कोई कॉज, जो सर्टेन कॉज उसका बता नहीं पाएगा, पर जो होता है फिजिकल सिम्टम उसको देखेंगे। जैसे कि फिजिकल सिम्टम में आपका आ गया हाथों का कांपना आ गया, पसीने आना आ गया। तो ये जो होते हैं अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, पता भी नहीं कि किस कॉज की वजह से हो रहा है। तो ये हमारे फिजिकल साइंस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम साइन। एक्सट्रीम साइन का मतलब ये वो साइन है जो डेंजर में आते हैं। ये क्या करेंगे, डेंजर में आते हैं। ये डेंजर साइन होते हैं, डेंजर साइन होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि उसका मेंटल इलनेस जो है वो उस एक्सटेंट तक बढ़ चुका है कि अब वो क्या करेगा, सेल्फ हार्म करेगा। थॉट्स ऑफ सुसाइड, उसके दिमाग में जो है वो क्या कहेंगे, सुसाइड के थॉट आने शुरू हो जाएंगे। क्या करेगा, पैरानोया और हेलुसिनेशन, उसे ऐसा लगेगा कि उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसे जो होता है जो चीज़ दिखाएगा किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से परसीव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये डेंजर साइन में आते हैं। तो इस लेवल पे जो होता है इस लेवल पे आने के बाद किसी भी इंडिविजुअल को जो होता है उससे जो होता है इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज़। अब जो होता है मेंटल हेल्थ को जो होते हैं कैसे प्रमोट कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जो मैं बताऊंगी। और इसको जो होते हैं क्या मेथड्स यूज़ किए, बेसिकली प्रिवेंशन में जो होते हैं वो आते हैं आपके प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। इसमें क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन में जो होता है वो क्या आता है, कैसे प्राइमरी प्रिवेंशन करके आप मेंटल इलनेस को रोक सकते हैं। इसमें बताया गया है, पहला है प्रिवेंट बिफोर ऑनसेट रिस्क। बिफोर ऑनसेट मतलब मेंटल इलनेस का जो एक ऑनसेट होता है, ऑनसेट का मतलब ये कि उस दिन जिस दिन वो पहली बार जो होता है वो अकर हुआ, तो उस दिन जो होता है उस ऑनसेट को रोकने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। और इसमें हमारा क्या कहता है, रिस्क रिडक्शन, हेल्थ प्रमोशन। रिस्क रिडक्शन कैसे होगा कि आप आइडेंटिफाई करें, जितना जल्दी उतना जल्दी आइडेंटिफाई करें कि क्या कॉजेज़ हैं जो कि मेंटल इलनेस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा दूसरा आ गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या कह रहा है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसका मीनिंग है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी आप जो होता है उसे डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि मेंटली
मेंटल इलनेस एक ऐसा मतलब कंडीशन है जिसमें जो होता है तुरंत जो होता है आपको सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ लोगों में तुरंत आपको नहीं देखेगी, एक थोड़ा समय लेता है। लेकिन फिजिकल जो डिजीजेज होती हैं उनको जो होता है लगभग 1 वीक में या 1 मंथ में उनके सिम्टम होता है, पर इनका जो होता है मंथ टू ईयर चला जाता है। तो इसलिए ये सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है ये बेसिकली बताता है कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो होते हैं हमारा इवेंट क्या किया जाता है। अच्छा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या इवेंट अकर होता है, अर्ली स्टेज एंड सिम्टम। अर्ली स्टेज जो होता है वो जो शुरुआती होता है, शुरुआती स्टेज होता है किसी भी मेंटल इलनेस के अकरेंस का, और इसमें जो होते हैं वो सिम्टम शोज होते हैं। एग्जाम्पल्स में आपके क्या आएंगे, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग एंड हेल्पलाइंस। इसमें क्या किया जाएगा, अगर आप अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करना तो सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करवाओगे और उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और जो होते हैं हेल्पलाइंस जो होते हैं नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, वेरियस थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आगे हमारा टर्शियरी। टर्शियरी क्या कह रहा है, रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड प्रिवेंट रिलैप्स। ठीक है, और जो होता है इसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी डिसेबिलिटी जो होगी मेंटल इलनेस की वजह से उसको लिमिट करना या रोकना और उसके रीअकरेंस को रोकना। इसमें जो होता है क्या इवेंट होगा, आफ्टर इलनेस डायग्नोस्ड। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या हमारा एग्जांपल्स में आएगा, रिहैबिलिटेशन सपोर्ट ग्रुप्स एंड क्या होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। रिहैबिलिटेशन सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाएंगे। जो लोग लॉन्ग टाइम से जो होता है मेंटल इलनेस से वो परेशान है, उन लोगों के लिए जो होता है रिहैबिलिटेशन सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे और हेल्प करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की जाएगी, वो कैसे जो होते हैं इफ़ेक्टिवली अपने जॉब एरिया में जो होता है वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली जो होता है एक जो होता है एक बिहेवियर शो करेंगे। अच्छा, प्राइमरी में जो होता है ये जो मेन जो होता है इवेंट अकर होता है, इसमें जो होता है बिफोर इलनेस ये होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये ऑनसेट को रोकता है। तो इलनेस नहीं होती है पर इसमें ऑनसेट से पहले जो होता है ये मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाते हैं। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग क्या बोलते हैं, पेरेंटिंग एजुकेशन, और जो होते हैं पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि कैसे जो होता है आप अपने बच्चों को और लोगों को जो होता है बता सकते हैं कि कैसे वो जो होता है एक अडॉप्टिव बिहेवियर अपना के मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज़ में क्या करना है। सबसे पहला इसी में हम कंटिन्यूअस बता रहे हैं। पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। पहला जैसे कि मैंने बता दिया अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आप पहले उनको बताएं, पहचानें कि क्या कॉज है जो कि मेंटल इलनेस कॉज कर रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसमें हमारा जो होता है एजुकेशंस आ गए, जो होते हैं काउंसलिंग मेथड्स आ गए, ये जो होते हैं कम्युनिटी लेवल पे भी चलाए जाते हैं। और जो होता है इन हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली इन पेशेंट सर्विसेज बताई जाती हैं या आउट पेशेंट सर्विसेज बताई जाती हैं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। एंटी स्टिग्मा कंपेनियन चलाया जाता है। लोगों में जो कम्युनिटी में बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि लोगों में मेंटल इलनेस के प्रति जो है एक अलग तरीके का थॉट डेवलप है। ऐसा समझते हैं कि अगर कोई इंसान मेंटली इल है तो फिर वो सोसाइटी से एक अलग पार्ट हो गया। पर जो ये स्टिग्मा डेवलप है लोगों में, हम जो होता है उसको थ्रू आउट एजुकेशन के थ्रू जो होता है, एजुकेशन के थ्रू और कॉन्टिन्यूअस अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू जो होते हैं हम कम करते हैं। चौथा है सब्सटेंस अब्यूज़ प्रिवेंशन। सब्सटेंस अब्यूज़ प्रिवेंशन, जो लोग अल्कोहलिज्म के शिकार हैं, जो लोग ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं, उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, उन्हें जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन और डी एडिक्शन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि जो होते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ से दूर हो सकें और दोबारा अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। पाँचवा है सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुसाइड प्रिवेंशन, जब मेंटल इलनेस अपने एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है तो पर्सन जो होता है वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। तो सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम जो होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो होते हैं कम्युनिटी लेवल पर भी, और अवेयर किया जाता है हॉस्पिटल्स में भी।
सपोर्ट फॉर हाई रिस्क ग्रुप वो ग्रुप जो कि ज़्यादा जो है प्रोन है मेंटल इलनेस के लिए। जैसे कि हम समझ लें कि जो हमारे होते हैं एडोलसेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है उनका एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है और जो होता है वो अलग तरीके का होता है बाकी लोगों से। तो उनमें जो होता है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं मेंटल इलनेस अगर होने के, अगर वो उसको समझ नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। एल्डरली पीपल में, क्योंकि एल्डरली पीपल जो होते हैं वो जैसे कि अपने वर्क एरिया से रिटायर हो रहे होते हैं, तो फिर वो अपने जो होते हैं अपने एक नॉर्मल लाइफ को जो जी रहे होते हैं उससे एक अलग जोन में जाते हैं। तो ये भी जो होता है उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी का, स्ट्रेस का कॉज होता है। तो उनको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। साथ में है मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़, डिफरेंट मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रमोशन में हेल्प करते हैं। स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन में हम जो होते हैं इसमें कह सकते हैं कि स्कूलों में जाकर अवेयरनेस क्रिएट करना, टीचर्स को, पेरेंट्स को जो होता है अवेयर करना कि कैसे जो होता है बच्चों का मेंटल हेल्थ जो होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों के हर डेवलपमेंटल लेवल पे वो कैसे उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और आगे चल के जो उन्हें क्या बोलते हैं यहाँ के प्रॉब्लम्स की वजह से आगे की डेवलपमेंटल स्टेज पे जो प्रॉब्लम होंगी उनको रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मेंटल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या है, प्रिवेंटिव सर्विसेज में मैंने आपको पहले बताया प्रिवेंटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन मेथड यूज़ किए जाते हैं मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए। आउट पेशेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स में जो होते हैं आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे जो होते हैं जितने भी लोग जो कि मेंटल इलनेस से जो होता है पीड़ित हैं वो लोग आते हैं और अपना जो होता है एक दिन अपना जो होते हैं डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को वो दिखाता है और उनके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन पेशेंट सर्विसेज भी जो होता है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, वेरियस प्रोग्राम्स, एजुकेशन जो होता है हेल्थ एजुकेशन वो कंडक्ट कराए जाते हैं कम्युनिटी लेवल पे, जो कि उनमें जो होता है मेंटल इलनेस के प्रति जो स्टिग्मा है उनको कम करता है और मेंटल हेल्थ के प्रति जो होता है उनके इंटरेस्ट को बढ़ाता है। क्राइसिस सर्विसेज ऐसे सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली जब तब वो दिए जाते हैं जब एक्सट्रीम जो होता है मेंटल साइंस आते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जो होता है सुसाइड करने के थॉट्स आना और जो होते हैं सेल्फ हार्म करना, ये सब जो भी आते हैं ये क्राइसिस में आते हैं। तो क्राइसिस में जो होता है इमीडिएट जो होता है इमरजेंसी केयर दिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में वेरियस जो होता है हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जो कि इमरजेंसी केयर देते हैं। छठा हमारा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में ऐसे ग्रुप्स जो कि जो हाई रिस्क में आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि उनमें मेंटल इलनेस जो होते हैं वो प्रिवेंट हो सके। लाइक आपके एल्डरली पीपल में मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना आता है। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एंड लास्ट है हमारा ऑनलाइन एंड टेली हेल्थ सर्विसेज। आज के मॉडर्न स्टेट में जो है टेली हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आजकल ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं पब्लिक में कि वो अपने लिए जो होते हैं काउंसलिंग के लिए और कंसल्ट के लिए डॉक्टर से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये हमारे हो गए मेंटल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, डिफेंस मैकेनिज्म के हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो हमारे एक साइको एनालिस्ट हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने होता है 1904 में जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म की थियरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज unconsciously used to protect oneself from anxiety, stress and unacceptable thoughts and feelings। इन्होंने बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ये किसी भी पर्सन का एक तरीका होता है जिसमें जो होता है वो अनकॉन्शियसली जो होता है वो अपने आप को बचाता है किससे, कॉन्फ्लिक्ट से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से वो खुद को बचाने के लिए जो होता है वो यूज़ करता है।
ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में आपके आते हैं 2 तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। पहला होता है हमारा अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा मल अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम नेगेटिव जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। पॉजिटिव जो होता है अडॉप्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि ना तो खुद को हार्म करता है ना ही दूसरों को हार्म करता है। और जो हमारा माल अडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है ये इस तरीके का है कि अगर इसको एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके मेंटल इलनेस कॉज करता है। तो इसमें जो पॉजिटिव वाले में हमारे कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव वाले में हमारा आता है रिप्रेशन, रेशनाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कंपनसेशन, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन। एंड माल अडॉप्टिव और नेगेटिव में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, आइसोलेशन, सप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन एंड डिसोशिएशन। अब हम एक एक को जो होता है डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहला हमारा आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन जो होता है पहला है हमारा पॉजिटिव का, ये क्या कहता है, अनकॉन्शियसली पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट एंड फीलिंग्स आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे डिस्ट्रेसिंग थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब कि उसको एक कॉन्शियस अवेयरनेस से जो होता है वो हटाने की कोशिश करता है, भूलने की कोशिश करता है। ये जो हमारा जो होता है रिप्रेशन होता है। इम्प्लीकेशन इसमें क्या कह रहा है, कैन लीड टू अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये क्या करता है, ये जो होता है कैन लीड अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो होता है उनको डील करने में जो होता है ये मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा डिनायल। डिनायल का क्या मतलब होता है, डिनायल जो होता है ये भी हमारा जो होता है पॉजिटिव का। डिनायल में क्या कर रहा है, डायरेक्ट जो होता है वो मना कर देना, डिनायल डायरेक्ट मना कर देना। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो होता है रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी ऑफ और फैक्ट्स टू अवॉइड पेनफुल फीलिंग। जो कि क्या बोलते हैं रियलिटी है, जो रियलिटी है उसको जो होते हैं डायरेक्ट मना कर देते हैं, किससे, पेनफुल फीलिंग से बचने के लिए। इम्प्लीकेशन प्रिवेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिलेइंग नेसेसरी एक्शन और हीलिंग। ये क्या करता है, प्रिवेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिलेइंग नेसेसरी एक्शन ऑफ मतलब नेसेसरी और हीलिंग। जो होता है ये क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स को और डिलेइंग को जो होता है ये क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा हमारा है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या कहना चाहता है, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स टू अदर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन होता है वो अपने अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को जो होता है बचने के लिए क्या करता है, वो दूसरों पर डाल देता है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई पर्सन वो किसी से जेलस है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, अब खुद को एक डिफेंस मैकेनिज्म जो ये यूज़ करेगा वो कहेगा कि तुम मुझसे जेलस हो, वो अपनी फीलिंग्स को वो दूसरों पे डाल देगा। तो ये जो होता है ये प्रोजेक्शन मेथड होता है। इम्प्लीकेशन कैन डैमेज रिलेशनशिप एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर इसका जो होता है ज़्यादा यूज़ होता है तो ये क्या करेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जो होता है ये क्या कहता है, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एक्शंस और फीलिंग्स टू अवॉइड द ट्रू कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट क्या मतलब, कोई भी पर्सन है अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है डिस्कम्फर्ट से तो वो क्या करता है कि एक लॉजिकल थिंकिंग देता है, एक लॉजिकल जो होता है बहाने मारना कह सकते हैं कि एक लॉजिकल जो होता है वो कहते हैं एक एक्सपेक्ट एक वो देता है, मीनिंग देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही कारण हो सकता है उसके लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल के लिए, जैसे कि मैं जो होता है कोई भी स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो क्या कहेगा कि मैं एग्ज़ाम में इसलिए फ़ेल हो गया
क्योंकि मैं टाइम पे एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच पाया। भले ही उसका जो होता है कंटेंट वो प्रिपेयर हो या ना हो, भले ही जो है वो क्या बोलते हैं पढ़ाई हो या ना हो, तो वो क्या करेगा, एक लॉजिकल जो होता है वो बहाना देगा ताकि वो अपने आप को उस स्ट्रेसफुल थॉट से बचा सके। इम्प्लीकेशन में क्या है, प्रिवेंट पर्सनल ग्रोथ बाय अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर वंस एक्शन। ठीक है, अब बहाने अगर बना रहा है वो, तो मतलब ये है इसका कि वो अपनी जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टास्क को लेकर, अपने काम को लेकर, वो क्या करेगा, वो फ्रिक्वेंटली उसे अवॉइड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। पांचवा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रीडायरेक्टिंग इमोशन फ्रॉम ए थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन टू ए सेफर टारगेट। इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है जो कि ऑफिस में पूरा दिन काम करके, लेकिन वो जब घर पे आ रहा है तो वो जो अपना गुस्सा है, वो अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है दिन भर का, वो अपनी वाइफ पे निकाल रहा है, वो उस पर जो होता है अपना एग्रेशन निकाल रहा है। तो ये जो होता है अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स किसी और पे डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका इम्प्लीकेशन में क्या है, मे लीड्स टू क्या होता है स्ट्रेन रिलेशनशिप इफ इमोशंस आर मिस डायरेक्टेड इम्प्रॉपरेटली। इसमें क्या कह रहा है कि अगर वो इसका एक्सेसिव यूज़ करेगा तो वो उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम कॉज करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये हेल्दी तो नहीं है। छठवां है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या कह रहा है, रिवर्टिंग टू द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज। इसमें बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई इंसान है वो अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाने के लिए क्या करता है, एक चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लगता है। चाइल्डिश बिहेवियर जैसे कि कुछ हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई जैसे कि लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो क्या करेंगे कि अपनी गलती को छिपाने के लिए वो टेंट्रम शो करेंगे, चाइल्डिश बिहेवियर शो करेंगे, ताकि उनको जो होता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। इम्प्लीकेशन में कैन हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोपिंग इन अडल्टहुड। अब अगर वो बार बार जो होता है चाइल्डिश बिहेवियर शो कर रहा है, तो जो एक कोपिंग एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन में, अगर कोई अडल्ट पर्सन है तो उसमें जो होती है ये उसके डेवलपमेंटल स्टेज तक उसमें डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर वो बार बार उसका यूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, ये अल्टीमेटली जो होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो उसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, और वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसकी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और हम अपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखते हैं अदर्स टॉपिक्स को, जैसे कि ये हमारा अडाप्टिव और माल अडाप्टिव के बारे में मैंने बताया था, जिसमें से हमने रिप्रेशन पढ़ा, रेशनलाइजेशन पढ़ा। लेकिन इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कंपनसेशन, सब्लिमेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कुछ टॉपिक्स है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में जो होता है अपने जो भी इमोशंस हैं, कोई भी इंसान अपने इमोशंस को जो होता है वो समझता है और उसके लिए एक लॉजिकल वे तैयार करता है उससे डील करने के लिए। ठीक है, और हमारा कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और जो है वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, उसके अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो वो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, उसको अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में क्या करेगा, चैम्पियनशिप हासिल करेगा। तो जो होता है ये कंपनसेशन मेथड्स में आता है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है कि ये जो होता है इस तरीके से इसमें जो होता है अपने बिहेवियर को डेवलप करते हैं कि जो कि वो सोशली जो होता है एक्सेप्टेबल फॉर्म में हो जाए। फॉर एग्जांपल जो होता है कि कोई पर्सन है और उसको एंगर इशू है, तो वो क्या करता है अपने बिहेवियर, अपने पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करता है कि वो बॉक्सिंग वाला करियर चूज़ करता है और उस तरीके से जो होता है अपना अग्रेशन बाहर निकालता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन जो होता है जब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है जिसने नीट के लिए प्रिपरेशन किया है लेकिन उसने जो होता है नीट की सीट नहीं अचीव कर पाई है, तो उसने उसके अल्टरनेट में क्या चुन लिया है, नर्सिंग चुन लिया है। तो इसका मतलब यही है कि जो होता है जो गोल अचीव नहीं हुआ है उसके अल्टरनेट में जो गोल अचीव हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट में था हम जो होता है माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो होते हैं अपने जो थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो होती हैं वो दूसरों पर मतलब डिस्प्लेस कर देना। फॉर एग्जांपल जो होता है
फॉर एग्जांपल इसमें जो होता है वो अपनी थॉट्स एंड फीलिंग को डिस्प्लेस करते हैं। और जैसे कि है कि कोई पर्सन है और वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं जेलस हूँ, पर वो क्या कहेगा कि नहीं, दैट यू आर जेलस ऑफ मी। और क्या करेगा, एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर कोई पर्सन है, उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंसिडेंस हुआ है, तो वो इस तरीके से खुद को दिखाएगा कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ है बल्कि वो उसके साथ हुआ है, किसी दूसरे इंसान के साथ हुआ है। तो ये इस तरीके से अपनी पेनफुल अपने थॉट्स को जो होता है वो किसी और पर डिस्प्लेस कर देता है। डिनायल हम पढ़ चुके हैं, डिनायल होता है डायरेक्ट मना कर देना। आइसोलेशन जो होता है ये भी जो होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो होते हैं। इसमें क्या करता है, पर्सन अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन कंडीशन से बचाने के लिए क्या करता है, आइसोलेट कर देता है। पर ये जो होता है एक ऐसा जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका एक्सेसिव यूज़ करने से पर्सन में जो होता है वो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सप्रेशन जो होता है अपने पेनफुल थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को क्या करना, सप्रेस कर देना, उनके इफ़ेक्ट को, उनके जो होते हैं फ्रिक्वेंसी, जो थॉट्स बार बार आते हैं उनको सप्रेस कर देना और ऐसा दिखाना कि इसका जो होता है मुझ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। रिग्रेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है और वो अपनी फीलिंग्स को जो उसके अंदर से उसको ना शो करके उसके जस्ट अपोजिट अपनी फीलिंग्स शो करता है। जैसे कि कोई पर्सन है, अगर वो किसी से क्या करेगा, वो उसे पसंद नहीं है या फिर वो उसे जेलस है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए जो होता है ज़्यादा केयर दिखाएगा, ज़्यादा लव दिखाएगा। तो ये जो होता है ये रिएक्शन फॉर्मेशन में आता है। प्रोजेक्शन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन में जो भी आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटरनल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसका जो होता है जब एक लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एक फिजिकल सिम्टम आने लगते हैं शरीर में, तो वो कन्वर्जन में आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स है, वो एग्जाम हॉल में बैठा है, तो उसे एग्जाम के स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से क्या होगा, सडनली उसे स्टमक पेन होने लगेगा, तो ये कन्वर्जन होता है। डिसोशिएशन जो होता है, अपने आप को डिसोसिएट कर लेना स्ट्रेसफुल सिचुएशन से और जो होते हैं पेनफुल थाट से। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हम डील कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट दैट अराइज व्हेन ए इंडिविजुअल encounters obstacles preventing them from achieving a goal, satisfying a need or fulfilling desire। फ्रस्ट्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन जो है एक तरीके का जो होता है एक साइकोलॉजिकल इमोशनल रिस्पॉन्स है। कब अराइज होता है ये, जब कोई भी पर्सन जो होता है अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो होता है वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो होता है एक इमोशनल बिहेवियर, एक इमोशनल जो होता है स्टेट अराइज होता है, और ये क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, अडोलसेंस में देखने को मिलता है, अडल्ट में देखने को मिलता है। इट इज़ ए नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स टू डिफ़िकल्टीज and it can vary in intensity from mild irritation to deep distress depending on the situation and the individual's coping mechanism। ये कहने की कोशिश कर रहा है इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स, मतलब ये नेचुरली जो होता है हर इंसान में पाया जाता है। किसके लिए शो करता है, डिफ़िकल्टीज। जब भी कोई इंसान जो होता है वो डिफ़िकल्टी फेस करता है तो क्या करता है, वो अपने आप ये जो होता है डेवलप हो जाता है। एंड इट कैन वेरी इन इंटेंसिटी टू इंटेंसिटी, यानी पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है, जो पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है, और ये क्या कॉज कर सकता है, इरिटेशन से लेकर ये डीप डिस्ट्रेस तक कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या है, पहला हमारा टॉपिक है इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमारा इंटरनल कॉजेस की वजह से जो होना है वो हमारा इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन में हमारे अगर इमोशनल स्टेट हमारा बैलेंस नहीं है, अगर हमारा जो होते हैं बॉडी के मैकेनिज्म बैलेंस नहीं है, और हमारा थॉट, हमारा परसेप्शन बैलेंस नहीं है, तो उसकी वजह से जो होता है हम गोल जो होते हैं, कोई भी काम जो होता है वो इफेक्टिवली हम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा,
जो होता है उसमें एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो होगा वो जनरेट होगा। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन क्या होगा? एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए, जिस इन्वायरमेंट में आप लोग रह रहे हैं, आपके सराउंडिंग के लोग हो गए, उनकी जो होता है उनकी वजह से, ठीक है, अगर आप अपने डिज़ायर्ड टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? ये एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा। और तीसरा हमारा होता है गोल ब्लॉकिंग फ्रस्ट्रेशन। ऐसे फैक्टर जो कि आपके गोल को अचीव करने में जो क्या करेंगे? डिफ़िकल्टी कॉज कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो होगा कौन सा फ्रस्ट्रेशन कॉज होगा? गोल ब्लॉकिंग फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड फ्रस्ट्रेशन में क्या है कि जो होता है जब हमारा जो एक बैलेंस होता है हमारे थॉट के अकॉर्डिंग और लोगों के थॉट के अकॉर्डिंग, वो जब बैलेंस जो होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एक नेगेटिव जो माइंडसेट होता है वो क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से भी जो होता है उस पर्सन के अंदर जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेशन जो होता है आपका जो होता है इंटरनल जो होता है इमोशनल फीलिंग होता है किसी भी डिस्ट्रेसफुल या पेनफुल थॉट्स को लेकर, जब आपके टास्क आपके जो होते हैं वर्क जो होते हैं टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन कॉज करते हैं? पहला हमारा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? आप ऐसे मतलब कि गोल्स बना लेना जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जिनको जो होता है एक टाइम लिमिट के साथ जो होता है कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। ऐसे अनरियलिस्टिक फैंटेसी वाले गोल बना लेना, तो उसकी वजह से वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली जो होगा वो आपको क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा, ठीक है, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा। लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके पास लैक ऑफ कंट्रोल है, मतलब आपका इमोशनल स्टेट इतना मैच्योर नहीं है कि आप किसी भी एडवर्स कंडीशन में जो कि आपके सामने सडनली आ जाए, अगर आप उसको जो होता है बैलेंस ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए, तो ये क्या करेगा? ये भी जो होता है अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये भी फ्रस्ट्रेशन का एक कॉज है। सोशल एंड रिलेशनशिप इश्यूज। सोशल एंड रिलेशनशिप आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन है। लोगों में रिलेशनशिप इश्यूज इसलिए ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि आजकल लोगों में जो होता है थॉट डिफरेंसेस जो होते हैं बहुत पाए जाते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आपके थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, रेशनलाइजेशन, इन सारे प्रोसेसेस में जो होते हैं अगर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, तो इनकी वजह से जो होता है वो भी टास्क को कंप्लीट करने में क्या करेंगे? वो डिले का काम करेंगे। तो इसकी वजह से जो होगा फ्रस्ट्रेशन कॉज होगा। तो हमारा नेक्स्ट है वेज टू मैनेज फ्रस्ट्रेशन। तो क्या तरीके हो सकते हैं कि हम फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं? तो पहला है आइडेंटिफाई द रूट कॉज। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, जितना जल्दी हो सके आप उसे आइडेंटिफाई करें कि कितना जो होता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि हमारा फ्रस्ट्रेशन कॉज कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल है कि वो इंटरनल है कि वो लोगों की वजह से है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है एडजस्ट एक्सपेक्टेशन। एडजस्ट एक्सपेक्टेशन, आपकी जो खुद से एक्सपेक्टेशन है और लोगों को, आपके सराउंडिंग के लोगों को जो आप एक्सपेक्टेशन है, आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे ताकि आप एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव वर्क कर सकें। तो ये क्या करेगा? अगर वर्क जो है वो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव है तो ये क्या करेगा? अगर प्रोडक्टिव है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन को क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन लेवल को आने ही नहीं देगा, इसको रोक देगा। तो फ्रस्ट्रेशन इसकी वजह से रुक जाएंगे। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किसी भी पर्सन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है ये आपका अडल्टहुड जैसे ही स्टार्ट होता है, अडोलसेंस से अडल्टहुड जैसे ही स्टार्ट होता है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है और अडल्टहुड में वो अपने मैच्योरिटी पे होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी टास्क अगर किसी पर्सन के पास आ जाए, सडनली भी आ जाए, तो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उससे क्या करेगा? अडॉप्टिवली जो होता है डील कर पाएगा। उसके बाद चौथा है हमारा यूज़ स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक। यूज़ स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जैसे कि हर कोई इंसान जो होता है अलग अलग जॉब फील्ड में काम करता है, उनके पास डिफ़िकल्ट भी टास्क होते हैं, इजी भी टास्क होते हैं, उनका शेड्यूल भी मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। तो इन सभी चीज़ों, इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है?
स्ट्रेस जो होता है वो लोगों में कॉज होता है। तो इसके लिए जो होते हैं वो वेरियस टेक्निक्स होते हैं, वेरियस आपका रिलैक्सेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, कुछ लोग जो होते हैं योगा करते हैं ताकि उनके जो होता है बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिले, तो इसकी वजह से जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन को वो रिड्यूस कर पाते हैं। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव का मतलब है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को जो होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जैसा आप परसीव करें, जैसा आप उन्हें समझें, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, उन्हें शिफ्ट करें, उन्हें बदलें, उनमें मॉडिफिकेशन करें, ताकि वो क्या करें, वो आप में फ्रस्ट्रेशन कॉज ना करे। ये कभी भी जो होता है पर्सपेक्टिव वो फ्रस्ट्रेशन का कॉज ना बने। नेक्स्ट है हमारा सीक सपोर्ट। सीक सपोर्ट, अगर फ्रस्ट्रेशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लास्ट में आपको दूसरों का सपोर्ट लेना चाहिए। लाइक आप जाएं, अपनी बातों को अपने क्लोज्ड वन से शेयर करें, नहीं होता है तो आप मेडिकल असिस्टेंस लें। मेडिकल असिस्टेंट में आपको काउंसलर्स भी मिलेंगे, थेरेपिस्ट मिलेंगे, ठीक है, वो आपको काउंसलिंग भी देंगे, थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो होता है फ्रस्ट्रेशन से होने वाले इलनेस और फ्रस्ट्रेशन से होने वाला जो आप में डिसअरेंजमेंट है वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या बताया गया है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए डिसएग्रीमेंट और स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप और नेशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, ये एक तरीके का डिसएग्रीमेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि जो दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं पर उनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके हिसाब से क्या होगा, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। वो एक दूसरे के विचारों को लेकर क्या करेंगे, डिसएग्रीमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कॉज होगा वो होगा कॉन्फ्लिक्ट। इट कैन अराइज इन वेरियस सेटिंग including personal relationship, workplace, politics and international relation। इसका जो लिमिटेशंस है वो बहुत लिमिटेड है, इसका लिमिटेशन वास्ट है। लोगों में जो होता है, जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं, उन रिलेशनशिप्स हैं, उनमें भी देखा जाता है, पॉलिटिक्स में देखा जाता है। पॉलिटिक्स में तो आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो ये सोशल फैक्टर होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट कॉज करता है। वर्क प्लेस, आजकल के लोगों का जॉब प्रोफाइल क्या है, उनका वर्किंग टाइम क्या है, उनका जॉब की क्वालिटी क्या है और वो किस तरीके का जॉब करते हैं, ये सब जो होता है ये भी क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जो होता है अल्टीमेटली अपना एक रोल जो होते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। और क्या, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कंट्री और कंट्रीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कंट्रीज़ कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कैसे एक साथ वर्क करती हैं। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इनमें कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब है, बिटवीन इंडिविजुअल ड्यू टू पर्सनल डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये बेसिकली क्यों कॉज होता है, ये दो इंडिविजुअल के बीच में कॉज होता है। ये क्यों कॉज होता है, क्योंकि उन दो इंडिविजुअल का जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो थॉट्स हैं उनके परसीव करने का तरीका है वो क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, एक दूसरे के थॉट्स ना मैच होने की वजह से होता है। दूसरा है हमारा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इंटरनल स्ट्रगल विद इन द इंटरपर्सनल, इंटरनल स्ट्रगल विद इन द पर्सन। ये क्या होता है, ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। वो खुद के थॉट्स को क्या करता है, जो होता है वो एग्री नहीं कर पाता, खुद के थॉट से वो लड़ता है। तो ये जो होता है वो किसी इंडिविजुअल के खुद के माइंड में होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि वेरियस फंक्शंस के लिए जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि कई मेंबर्स से मिलके बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबके ग्रुप का जो होता है काम करने का स्टाइल जो होता है, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अपनी फॉलो करते हैं। लेकिन जब कोलैबोरेटिव वर्क में जब कई सारे ग्रुप एक साथ काम करते हैं तो अगर उनकी पॉलिसीज़ में डिफरेंस है, उनके प्रोटोकॉल्स में डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा, अगर
उनको क्या करेगा, बैलेंस करने में जो होगा बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या करेगा, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो कॉज करेगा। चौथा है हमारा इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। इंट्रा ग्रुप में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट विद इन द सेम ग्रुप और टीम। कोई स्पेशल ग्रुप है जिसको जो होता है कोई स्पेशल टास्क, कोई स्पेशल जो होता है गोल पूरा करना है, उसमें जो होता है अगर डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, उनके ग्रुप मेंबर्स के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो क्या कॉज होगा, उसके इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में पांचवा है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहेगा, क्या कहता है, कहता है कि बिटवीन कंट्रीज ऑफ्टन ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कंट्रीज के बीच में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये बेसिकली जो होता है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। कंट्रीज़ के बीच में जो होते हैं वो कई सारे वर्क होते हैं, पॉलिटिकल लेवल होता है और इकोनॉमिकल लेवल होता है। तो कई सारे लेवल पे जो होता है वो कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। अगर इन सारे लेवल्स पे जो होता है बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो क्या होगा, उनमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंसेस इन वैल्यूज, डिफरेंसेस इन वैल्यूज, डिफरेंसेस इन वैल्यूज, बिलीफ और परस्पेक्शन। ये क्या कह रहा है कि कॉजेज ऑफ क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं कि अगर किसी के बिलीव्स में, उनकी वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं तो क्या करेगा, ये डिसएग्रीमेंट कॉज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कॉज होगा, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कॉज होगा। दूसरा है हमारा कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अगर किसी भी जगह पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, फॉर ऐसे कंट्रीज जो पुअर हैं, जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो अगर वो दूसरे कंट्रीज से जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनमें जो होता है नहीं प्रॉपर बैलेंस बन पाता है तो उन्हें उनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो फिर क्या होता है, रिसोर्सेज के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर कोई किसी भी रिसोर्स का एक्सेसिव यूज़ कर रहा है तो कोई चाहता है कि वो उसका एक्सेसिव यूज़ ना करे, तो उसके लिए भी जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कम्युनिकेशन, किसी भी ग्रुप में काम करने के लिए, किसी भी जॉब प्रोफाइल में काम करने के लिए, किसी भी एरिया में काम करने के लिए कम्युनिकेशन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जब अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा ठीक से तो ये क्या कॉज करेगा, ये क्या कॉज करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज करेगा। अगर लोगों में आपस से समझ ही नहीं बन पाएगी तो ये अल्टीमेटली जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट कॉज करेगा। नेक्स्ट है पावर स्ट्रगल्स और अथॉरिटी इशू। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी, फॉर एग्जांपल, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनके पास उनकी सरकारें हों, उनकी सत्ता हो, वो पावर चाहती हैं, तो उन क्या करेंगे, अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, अलग अलग तरीके से फाइट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इशू जनरेट होता है और उस इशू की वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कॉज होगा। नेक्स्ट है हमारा अनमेट एक्सपेक्टेशन और परसीव्ड इनजस्टिस। अब ये क्या चीज़ है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अनमेट एक्सपेक्टेशन कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, उसके जो होते हैं अपने काम करने के लिए उसके क्या होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। वो चाहता है वो जो भी काम करे उसको उसका एक जो होता है रिजल्ट मिले, ठीक है। तो अगर वो सही काम करने के बावजूद भी अपने जो होते हैं रिजल्ट नहीं पाता, उसके एक्सपेक्टेशन अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो क्या होगा कि उसमें जो होता है कॉन्फ्लिक्ट की भावना जनरेट होगी और एक
अनसेटिस्फैक्शन की भावना जनरेट होगी, ठीक है। परसिव्ड इनजस्टिस, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो होता है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो क्या करेगा, ये अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट कॉज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कॉलेजेस में अगर मार्क को लेके क्या बोलते हैं, अगर जो होता है वो सेटिस्फाइड नहीं है स्टूडेंट, तो वो अल्टीमेटली जो होता है वो फील करेगा कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये उसके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब हम समझ चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो हम कैसे अब इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है हमारा अवॉइडेंस। ऐसे फैक्टर जो कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है और उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है कि आपको सिचुएशन को क्या करना है, जो भी आपके सामने सडनली आ जा रही है उसको एनालाइज करना है, पेशेंसली एनालाइज करिए, उसको चुनिए, सिलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग जो होता है अपने बिहेवियर को अडॉप्ट करिए। तो ये जो होता है अकोमोडेशन होता है। तीसरा होता है कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन क्या होती है कि अपने आप को एनालाइज करो, अपनी कॉम्पिटेंसी को एनालाइज करो, अपने पोटेंशियल को एनालाइज करो और उसके बाद जो होता है एक अपने मैक्सिमम और फुल स्ट्रेंथ को क्या करना है, सामने लाना है। और साथ साथ कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी से डायरेक्ट लड़ाई करनी। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो अपने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करें। कंपटीशन खुद से होता है, ठीक है। और चौथा है हमारा कॉम्प्रोमाइज़। ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों से मतलब बैलेंस बनाने के लिए अपने आप को कम कर सकते हैं, वहाँ पर ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। कोलैबोरेशन, ग्रुप एक्टिविटीज़ में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अपना जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करना चाहिए और लोगों के साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो हमारा जो होता है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ नर्सेस टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहेंसिंग कोपिंग। ये हमारा जो है रोल ऑफ नर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में और ये जो होता है शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ लेता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पे। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है कि क्या रोल है नर्सेस में, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कि नर्सेज जो होती हैं वो पेशेंट से डायरेक्ट जो होते हैं कांटेक्ट में होती हैं, डायरेक्ट फेस करती हैं, तो जो होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इनके पास होना ज़रूरी है। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ये क्या कर सकती हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कर सकती हैं, वो उनकी प्रॉब्लम को जो होता है इंडिपेंडेंटली जो होता है अंडरस्टैंड कर सकती हैं और उसको रिजॉल्व करने का में हेल्प करेंगी। तो पहला हो गया हमारा इसमें क्या होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग पेशेंट की बातों को जो भी आपके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है उसको जो होता है एक्टिवली सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको मतलब उनके नॉन वर्बल और वर्बल रिस्पॉन्सेस को भी ऑब्जर्व करना एक्टिव लिसनिंग में आता है। और क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है रिगार्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंटेशन, रिगार्डिंग टू देयर ओवरऑल मैनेजमेंट, देयर शेड्यूल, उनको क्या करना है, एक क्लियर वे में क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। हमारा तीसरा है एम्पैथी एंड कंपैशन। नर्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्पैथी, उन्हें पेशेंट्स को लेके एम्पैथी रखनी है और कंपैशन रखना है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। इमोशनल सपोर्ट, नर्सेस जो होती हैं अगर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रही हैं, उनके थॉट्स को समझ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगी, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगी। वो एज अ काउंसलर भी काम करती हैं। तो इसमें क्या है, रिफरिंग टू काउंसलिंग सर्विसेज, क्योंकि नर्सेज जो होती हैं वो पेशेंट से इंटरेक्ट करती हैं तो वो उनके लिए एज अ काउंसलर भी वर्क करती हैं। प्रोवाइडिंग रीएश्योरेंस एंड कंफर्ट, उन्हें क्या करेंगे, रीएश्योरेंस प्रोवाइड करेंगी और कंफर्ट प्रोवाइड करेंगी ताकि जो होते हैं वो रिलैक्स हों और वो इफ़ेक्टिवली जो होते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएँ।
इंकरेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, और क्या करेंगे, पेशेंट को जो होता है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे कि वो जो भी उनके थॉट्स हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो जो होता है खुलकर जो होता है शेयर करें उनके साथ और डॉक्टर्स के साथ, ताकि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तीसरा है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फ्रस्ट्रेशन कॉज होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या है, उसको रिजॉल्व करने के लिए काम करती हैं नर्सेस। तो इसमें क्या क्या आता है, कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी जो होता है, नर्सेस को कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है लोग, क्योंकि नर्सेस जो होते हैं एक वाइड एरिया पे काम करती हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी काम करती हैं, वेरियस कल्चर्स के लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, तो उनके कल्चरल वैल्यूज़, उनके मोरल बिलीव्स को समझने के साथ ही उसे बैलेंस करने के साथ ही उनसे इंटरेक्ट करना है, ताकि कल्चरल सेंसिटिविटी की वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कॉज ना हो। डी एस्केलेशन टेक्निक्स एंड मेडिटेशन और एडवोकेसी, ठीक है, डी एस्केलेशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, मेडिटेशन का एंड एडवोकेसी का यूज़ करती हैं नर्सेज। नेक्स्ट है कोपिंग स्ट्रेटजी इनहेंसमेंट। नर्सेस का रोल क्या है, नर्सेस का चौथा रोल है कि वो क्या करते हैं, पेशेंट को थॉट को समझने के बाद उनके जो होते हैं कोपिंग स्ट्रेटजी, उससे जो कोप करने की स्ट्रेटजी होती है उसको इन्हेंस करने के लिए क्या करती हैं, वर्क करती हैं। इसमें क्या है, एजुकेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये क्या करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उन्हें एजुकेट करेंगे, उनके टेक्निक्स के बारे में उन्हें बताएंगे। इंकरेजिंग सपोर्ट नेटवर्क्स, उनके प्रॉब्लम्स को समझने के बाद वो कैसे क्या बोलते हैं उससे डील कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें मेंटल इलनेस से बचा सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगी, इंकरेज करेंगी। एम्पावरिंग पेशेंट एंड फैमिलीज और पेशेंट को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, उन्हें एजुकेट करेंगी, ताकि जो वो होते हैं अपने मेंटल प्रॉब्लम से डील कर पाएँ। पाँचवा है टीम कोलैबोरेशन एंड होलिस्टिक केयर। नर्सेस जो होती हैं वो क्या बोलती हैं, एक ब्रिज की तरह होती हैं, और ये जो होता है मेडिकल सिस्टम में कम्युनिकेट करती हैं हायर हेल्थ प्रोफेशनल से, साथ साथ जो होते हैं जो लोकल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि बेसिक लेवल पे काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। तो क्या करेंगी कि कोलैबोरेटिव वर्क ये करती हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट का जो होता है, पेशेंट का हॉलिस्टिक केयर हो सके, उसके हेल्थ के जितने भी डायमेंशन है, सोशल, मेंटल, फिजिकल, वो क्या हो, बैलेंस हो पाए और उसका एक ओवरऑल जो होता है वो डेवलपमेंट हो पाए और उसकी जो मेंटल इलनेस है वो प्रिवेंट हो पाए। इसमें क्या है, सेल्फ केयर फॉर नर्सेस एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वो क्या करेंगी, डिफरेंट लेवल के हेल्थ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस, उनसे क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, और क्या करेंगी, इंटरेक्ट करने के बाद उनके ट्रीटमेंट प्लान में पार्टिसिपेट करेंगी और फाइनली जो होता है उनके केयर में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है हमारा डीलिंग विथ ईगो इन साइकोलॉजी। लास्ट हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का, डीलिंग विथ ईगो इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ईगो क्या होता है। ईगो जो होता है, ईगो आपके मेंटल, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट की वो एबिलिटी होती है जो कि बताती है कि क्या बोलते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और एक एबिलिटी होती है कि आपको आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे इफेक्टिव वे में जो होती है वो शो करनी है, कैसे उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, साइको एनालिसिस। ईगो का जो टर्म है, ईगो जो है वो जो टर्म है ये बेसिकली जो होता है हमारे साइको एनालिस्ट जो है वो सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने अपनी साइको एनालिटिकल थियोरी में दिया था, 3 टर्म दिए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। लेकिन ईगो जो होता है इसमें क्या है, इन्होंने बताया है इन साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड द ईगो इज द रेशनल डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, रेशनल लॉजिकल सोचता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। जो भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो क्या करते हैं, उसमें जो होता है डिसीजन मेकिंग जो होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग आता है, ये जो पार्ट होता है ये ईगो से रिलेटेड होता है। दैट बैलेंस द इड। इड क्या होते हैं, आपके इंस्टिक्ट्स, आपके डिजायर्स, एंड द सुपर ईगो, मोरल्स, वैल्यूज, सुपर ईगो। तो ईगो जो होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच में होता है। ये क्या करता है, इड के लिए भी काम करता है और सुपर ईगो के लिए भी। ये जो होता है दोनों के बीच में जो होता है ये बैलेंस वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
In general psychology, ego is often used to mean a person's self-concept, सेल्फ आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस। ईगो जो होता है वो किसी भी पर्सन में जो होता है सेल्फ इम्पॉर्टेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करता है। ईगो कैन बी हेल्दी, रियलिस्टिक सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, और अनहेल्दी, एरोगेंस, डिफेंसिव एटीट्यूड, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ऐसे ईगो क्या होता है, दोनों फॉर्म में होता है। एक होता है हमारा हेल्दी कब, जब जो होता है वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे, पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे कि वो आपका सेल्फ स्टीम बूस्ट करे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। लेकिन अनहेल्दी वो तब हो जाता है जब क्या होगा, वो क्या करेगा, आप में एटीट्यूड डेवलप करेगा, आप में क्या करेगा, इन एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म जो होता है डेवलप करेगा, तो ये अनहेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, तो साइकोलॉजिकल क्या पर्सपेक्टिव होगा ईगो का, इसमें है सिगमंड फ्रॉइड ने क्या व्यू दिया है, ईगो इज द एग्जीक्यूटिव मीडिएटर बिटवीन प्रिमिटिव डिजायर, इड, मोरल स्टैंडर्ड, सुपर ईगो एंड एक्सटर्नल रियलिटी। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने जो बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, ईगो जो होता है ये मीडिएटर होता है जो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस तरीके से काम करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी, ईगो इज द सेल्फ सिस्टम which organize experiences, protect identity and regulate behavior। ईगो क्या है, सेल्फ सिस्टम है। ईगो जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का उसका सेल्फ सिस्टम है कि वो क्या करता है, उसके थ्रू ऑर्गेनाइज करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, प्रोटेक्ट करता है अपनी आइडेंटिटी को और रेगुलेट करता है अपने जो भी उसके बिहेवियर है, वो उसके थ्रू जो होता है वो जो होता है रिकॉग्नाइज करता है कि उसका कौन सा बिहेवियर वो अडॉप्टिव से माल अडॉप्टिव की तरफ जा रहा है। काउंसलिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या है, डीलिंग विथ ईगो मीन्स मॉडिफाइंग रिजिड सेल्फ कॉन्सेप्ट, रिड्यूसिंग डिफेंसिवनेस एंड प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या कह रहा है, ईगो जो होता है ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है जो हमारे रिजिड बिलीफ्स होते हैं, रिड्यूस करता है क्या होता है डिफेंसिवनेस, और प्रमोट करता है सेल्फ अवेयरनेस को। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ डीलिंग विथ ईगो से डील करने का क्या पर्पस है, इसमें बताया गया वाई शुड वी मैनेज ईगो, क्यों ज़रूरी है ईगो को मैनेज करना। तो पहला है इसमें टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना। दूसरा है प्रमोट रियलिस्टिक सेल्फ स्टीम, क्योंकि जो ईगो है, ईगो जो होता है हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में काम करता है। तो अगर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में काम कर रहा है, मतलब आपका वर्क जो है वो प्रोडक्टिव आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपके सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में हेल्प करेगा। टू हेल्प इन मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट, ईगो जो होता है ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म समटाइम क्रिएट एंजाइटी डिनाइल। ये ईगो जो होता है कई टाइम जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो कि स्ट्रेसफुल है, उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करके क्या करेगा, अडॉप्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सेप्टेंस, क्रिटिसिज्म एंड हेल्दी सेल्फ आइडेंटिटी। जो ईगो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। किसी भी पर्सन की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो होता है ईगो जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, अपनी आलोचना को स्वीकार करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में जो होता है वो हेल्प करता है। लास्ट है टू अचीव सेल्फ ग्रोथ बाय बैलेंसिंग कॉन्फिडेंस विथ ह्यूमिलिटी। ये करता है सेल्फ ग्रोथ, कैसे कि अपनी जो खुद का कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करके क्या करेगा, जो होता है ये अपने सेल्फ ग्रोथ को क्या करेगा, अचीव करेगा। नेक्स्ट है चौथा, मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ ईगो। क्या मेथड्स है जिसके थ्रू जो होता है हम ईगो से डील कर सकते हैं। इसमें पहला हमारा आता है सेल्फ अवेयरनेस मेथड्स, खुद के बारे में अवेयर होना, खुद के थॉट्स को समझना,
दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन अपने रियल थॉट्स को, उनकी मीनिंग्स को समझना, ताकि क्या हो, जो भी प्रॉब्लम उनकी वजह से, वो पॉजिटिव थॉट्स हो या नेगेटिव थॉट्स हो, जो भी प्रॉब्लम उनकी वजह से कॉज हो रही हैं, उनको क्या किया जा सके, टाइम पे मैनेज किया जा सके। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन हेल्प सेपरेट सेल्फ फ्रॉम टेम्पररी इमोशंस। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन के थ्रू जो होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी से बचा जा सकता है। जर्नलिंग क्या होता है, अपने थॉट्स को क्या करना, लिखना, और लिखने से क्या होता है, आप उसको क्लियरली जो होता है समझ पाते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग जो होता है बेसिकली आपकी अल्टीमेटली स्ट्रेस को कम करता है, और ये ईगो बेस्ड पैटर्न होता है। नेक्स्ट भी हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर मेथड्स। कॉग्निटिव बिहेवियर मेथड्स में क्या है, रियलिटी टेस्टिंग, चैलेंजिंग इरेशनल ईगो ड्रिवन थॉट्स। ठीक है, रियलिटी टेस्टिंग, जैसे कि ईगो जो होता है वो क्या जो होता है, एक कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स की तरह होता है। वो क्या करता है, खुद को क्या आता है, चैलेंज करता है, ताकि आप जो है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो शो करें। तो ये क्या करेगा, रियलिटी टेस्टिंग में हेल्प करेगा कि कौन से थॉट्स जो आपके वो जो होते हैं वो रियल हैं, और वो आपको इफेक्टिवली जो होता है वर्क करने में हेल्प करेंगे। रिफ्रेमिंग क्रिटिसिज्म, सीइंग इट एज फीडबैक नॉट अटैक। मतलब ईगो क्या करेगा, जो भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि किसी ने भी अगर क्रिटिसाइज कर दिया है, तो वो क्या करेगा, उसको एक पॉजिटिव वे में लेगा, ऐसा समझेगा कि हाँ वो मेरी कमियां मुझे बता रहा है तो मैं इसे करेक्ट करूँगा। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग, मॉडिफाइंग रिजिड सेल्फ बिलीफ, ऐसे बिलीफ्स जो कि आपने बना रखे हैं लेकिन उससे आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है, तो ईगो क्या करता है, उन बिलीफ्स को क्या करता है, समझने में हेल्प करता है और उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल मेथड्स। इंटरपर्सनल मेथड्स में हमारे क्या है, एम्पैथी प्रैक्टिस। एम्पैथी प्रैक्टिस क्या होता है, सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। मतलब ये कि आप केवल अपने थॉट्स को लेकर ना ज़्यादा सोचें, बल्कि अदर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को भी समझें इस तरीके से कि जैसे कि वो आपके अपने हों। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या है, रिड्यूस डिफेंसिव ईगो रिस्पॉन्स। डिफेंसिव आपको जो होता है, इसमें क्या होता है, डिफेंसिव ईगो रिस्पॉन्स। ईगो क्या होता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ऐसा ना यूज़ करके जो होता है क्या करते हैं, हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को जो होता है वो पेशेंटली क्या करते हैं, सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक में क्या है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ अग्रेशन। ये क्या कह रहे हैं, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, असर्टिवनेस की प्रैक्टिस क्या होती है, इसमें क्या है कि आपको अपने बिहेवियर को इस तरीके से डेवलप करना है कि अगर आप अब किसी की प्रॉब्लम समझ के आप उसकी मदद भी कर रहे हैं, तो आपको अपने कंडीशंस को पहले समझ के करना है कि आप उतनी एबिलिटी अभी रखते हैं कि नहीं। अब ये नहीं हो गया कि आप खुद को ही प्रॉब्लम में डाल के दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये आपको ही अल्टीमेटली लास्ट में प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो क्या है, असर्टिवनेस क्या करता है, ईगो जो होता है असर्टिवनेस को प्रमोट करता है, और ये आपका एक इफेक्टिव जो होता है, जो मेंटल जजमेंट होता है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड्स में जो बताया गया है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में जो होता है, डिनायल आ गया, प्रोजेक्शन आ गया एंड रेशनलाइजेशन। ये जो मेथड्स होते हैं ये यूज़ होते हैं, क्या होता है, ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड थेराप्यूटिक इंटरप्रिटेशन, हेल्पिंग द क्लाइंट रिकॉग्नाइज अनकॉन्शियस ईगो पैटर्न। अनकॉन्शियस ईगो पैटर्न, थेराप्यूटिक इंटरप्रिटेशन जो होता है, जो उसके अनकॉन्शियसली जो अपने आप हो रहे हैं ईगो पैटर्न, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथिंग ईगो, बिल्डिंग अडॉप्टिव कोपिंग स्किल्स टू फेस रियलिटी। ईगो को, जो आपका ईगो एक मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव तरीके से अगर काम करता है, तो ये क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ करने का काम करता है, ताकि जो होता है वो आपको मदद करे क्या करने, एक अडॉप्टिव बिहेवियर को अडॉप्ट करने में और कोपिंग में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक मेथड्स। ह्यूमनिस्टिक में क्या आता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स।
कार्ल रिगर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसमें जो होता है आपको ह्यूमनिस्टिक मेथड्स में क्या है कि आप जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट को सेंटर में रखे, उनके नीड्स उनके प्रॉब्लम पर फोकस कर क्या करना है, आपको उससे डील करना है। एंड दूसरा है हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग फ्लॉज एंड स्ट्रेंथ विदाउट ओवर अटैचमेंट। सेल्फ एक्सेप्टेंस आपकी जो कि आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एक्सेप्ट करके उसे रिजॉल्व करना जो होता है, ये आपका ह्यूमनिस्टिक मेथड्स में आता है। पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज़, पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी, सर्विस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटी में क्या करना है, क्रिएटिविटी, ये जो होता है ह्यूमनिस्टिक मेथड जो होता है ईगो से डील करने का। क्रिएटिविटी, अलग अलग तरीके से डिफरेंट टास्क करना, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और क्या करना, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना। ये जो होता है ये ह्यूमनिस्टिक मेथड्स में आते हैं। उसके बाद हमारा 5वां है टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विथ ईगो। इसमें क्या बता रहा है टेक्निक्स में, बल्कि इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैसे जो होता है वो ईगो से डील किया जा सकता है प्रैक्टिकली। तो इसमें आगे हमारा रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है, ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्ट्रेस एंजाइटी जो भी आप में अल्टरेशन कॉज हो रहा है उससे बचने के लिए रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करना ताकि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा रोल प्ले एक्सरसाइजेज इन काउंसलिंग, प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी, अपॉलजी और असर्टिवनेस, ठीक है। रोल प्ले एक्सरसाइजेस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि अगर आप जाते हैं थेरेप्यूटिक लेवल पे, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अपनी जो होते हैं मेंटल इलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो होता है जो थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है, रोल प्ले जो होता है एक टेक्निक यूज़ करता है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स को जो होता है वो रोल प्ले करके जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अंडरस्टैंड करने के बाद उसे रिजॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फीडबैक सेशन, जो भी क्या बोलते हैं लर्निंग एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक सेशन जो भी आपको अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है, थॉट्स मिल रहे हैं, लोगों के बिलीव्स मिल रहे हैं, उनको क्या करना है, एक्सेप्ट कर पाना। मेडिटेटिव डी अटैचमेंट, ऑब्जर्विंग थॉट इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिंग, ठीक है। मेडिटेटिव डी अटैचमेंट आपको जो होता है एक माइंडफुल एक्टिविटी जो होता है करनी होती है जिसके थ्रू जो होता है स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं। जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, जैसा कि मैंने बताया जर्नलिंग जो होता है अपने ओन थॉट्स को जो करना है राइट करना होता है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि दूसरों के लिए एक परोपकार की भावना रखना और उनके प्रति जो होता है रिस्पेक्ट शो करना होता है। ग्रुप थेरेपी, शेयरिंग एक्सपीरियंस टू रिड्यूस सेल्फ सेंटर्डनेस। ग्रुप थेरेपी लोगों के बीच में जो होता है वो पेशेंट को ले जाया जाता है और डिफरेंट लोगों से उन्हें मिलाया जाता है, उनके बिहेवियर उनके थॉट से उन्हें जो होता है इंटरेक्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो होते हैं उनमें जो होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है बिहेवियर के लिए डेवलप होती है और ये जो होता है लास्ट में उनके जो होते हैं ट्रीटमेंट में मदद करती है। असर्टिव कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन में सेइंग आई फील इंस्टेंट ऑफ अटैकिंग यू ऑलवेज, ठीक है। मतलब असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको फ्रिक्वेंटली जो होता है वो कम्युनिकेट करना है इस तरीके से कि आप अपने प्रॉब्लम्स को जो होता है इफेक्टिवली शेयर कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।